Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about blood pressure. ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाली यूनिट का ही पार्ट है। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको क्यों कैसे रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल कहाँ से होता है, या ब्लड प्रेशर कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा नहीं है, एक शॉर्ट से वीडियो में हम बहुत आसानी से समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। यहाँ एक डेफिनेशन आपके सामने है कि ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स और प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, अगर इसके दोनों टर्म को हम अलग अलग समझें। ब्लड आपको पता ही होगा एक तरह का फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्रेशर क्या है, सम काइंड ऑफ प्रेशर या कोई एक तरह का दबाव जो कि ब्लड वेसल की वॉल्स पर दिया जाता है। किसके थ्रू दिया जाता है? ब्लड के द्वारा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है आर्टरीज या वेंस के ऊपर, उसी को ही हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ब्लड प्रेशर होता है ये ह्यूमन जो कंडीशंस होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनके लिए वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसका ब्लड प्रेशर होगा वो वेरी करेगा, और अगर कोई पर्सन जैसे हाइपरटेंशन की कंडीशन में है, टेंशन है या इमोशनल उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका बीपी वेरी करेगा। ठीक, यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, जनरली कंसीडर की जाती है 120-80 mmHg। ठीक है, ये 120 एंड 80 mmHg जो है, तो ये क्या होता है, दो तरह के प्रेशर होते हैं जो कि ब्लड वेसल पर ब्लड एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों प्रेशर के बारे में हम और ब्रॉड वे में समझेंगे, पहले इसी पर हम लोग इतना फोकस करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू जाना। ठीक है, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है ये भी हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। The systemic arterial blood pressure is the result of the discharge of the blood from the left ventricle into the already full aorta। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था कि जो हार्ट होता है वो एक प्रेशर जनरेट करके या एक प्रेशर के साथ ब्लड को आगे बढ़ाता है। ठीक है, एक पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड जो है हार्ट से पंप होता है और कहाँ पर पहुँचता है? मेन ऑर्टा में। मेन ऑर्टा क्या होती है? ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिससे छोटी छोटी सभी पाइपलाइन जुड़ी हुई हैं, और उन पाइपलाइंस के अंदर क्या बहता है? ब्लड। ठीक, तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये सबसे लास्ट चैम्बर था जिससे जो ऑक्सीडाइज ब्लड को ऑर्टा तक दे रहा था, और ऑर्टा से फिर छोटी छोटी आर्टरीज और वेंस में पहुंच रहा था ब्लड। स्पेशली आर्टरीज में पहुंचता है, वेंस का तो काम होता है ब्लड को वापस लेकर आना। तो अगर यहाँ पर हम आर्टरीज का डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा दिया हुआ है कि ये क्या है, एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है, इसी के अंदर जो है ब्लड आपका फ्लो करता है। ठीक है, और ये कल हमने एक मैकेनिज़्म समझा था, लास्ट वीडियो में अपने मैकेनिज़्म हमने आपको एक बताया था कि किस तरह से ब्लड के चैम्बर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड का आगे फ्लो कराने के लिए। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। ठीक, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये आपने हार्ट में भी सुना होगा। ठीक है, कि हार्ट में क्या हो रहा था कल, एक सिस्टोल हो रहा था और एक डायस्टोल की प्रोसेस हो रही थी, जिसमें क्या हो रहा था, जो हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को बता रहा था। ठीक है, सिंपली हम जान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम सिस्टोल या डायस्टोल बोलते हैं। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस जो है ये आर्टरीज पर भी होती है, क्योंकि जो हार्ट से अगर प्रेशर के साथ ब्लड रिलीज़ हुआ है वो उसी प्रेशर को मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ेगा और कहाँ पर पहुँचेगा, जो भी रिलेवेंट टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके पास ऑक्सीडाइज ब्लड पहुँचता है उसी प्रेशर के साथ। ठीक है, और अगर ब्लड में प्रेशर की ये नीड क्या है, अगर सपोज़ कीजिए अगर ब्लड प्रेशर के साथ नहीं चलेगा तो वो स्पीड से जो टिश्यूज़ हैं उन तक ऑक्सीजन को या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए जो हार्ट होता है वो एक प्रेशर को मेंटेन करके ब्लड को आगे बढ़ाता है, और ब्लड जो है उसी प्रेशर को लेकर
आर्टरीज पर दबाव बनाते हुए, एक प्रेशर मेंटेन करते हुए टिश्यूज़ तक या फिर रिलेवेंट ऑर्गन तक पहुंचता है। सो आई होप कि आप ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसको और ब्रीफ वे में समझते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग जानते हैं। तो व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस ब्लड इनटू द ऑर्टा, प्रेशर प्रोड्यूस विद इन द आर्टीरियल सिस्टम। ओके, तो जब जो हार्ट का सबसे लास्ट वाला चैम्बर था जिसमें ऑक्सीडाइज ब्लड इकट्ठा हुआ था आकर, कौन सा ब्लड था वो? ऑक्सीडाइज ब्लड। ऑक्सीडाइज ब्लड क्या कर रहा था, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर डायरेक्ट ऑर्टा में जा रहा था और ऑर्टा से कई सारी ब्रांचेस बन रही थी आर्टरीज की, जो ब्लड को लेकर जा रही थी डिफरेंट टिश्यूज़ तक या ऑर्गन्स तक। ओके, अब ये हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ब्लड के पास एक प्रेशर था, एक दबाव था, ठीक है, उसी प्रेशर के साथ ब्लड जो है आगे ट्रैवल कर रहा था। और ये दबाव कितना होता है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी टेंशन नहीं है, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये होता है 120 mmHg, ठीक है, 120 mmHg। सो ये कैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमने क्या जाना इसमें? सिस्टोल का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब सिकुड़ती हैं। या सिस्टोल को अगर याद रखने में प्रॉब्लम हो रही तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि सिस्टोल में आगे जो सी लगा हुआ है, सी का मतलब हुआ सिकुड़ने से, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब ये प्रेशर मेंटेन होता है या जनरेट होता है हार्ट से, और ये प्रेशर मेंटेन करते हुए आर्टरीज में भी जाता है और आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है। और ये कितना होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में? 120 mmHg। ओके, आई होप आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझ में आ गया होगा। सो इसी का अपोज जो होता है, अपोजिट होता है, कौन सा होता है? डायस्टोलिक। ठीक, डायस्टोलिक मतलब क्या होगा कि जब ये आर्टरीज रिलैक्स मोड में होंगी या रिलैक्स पोजीशन में होंगी या रिलैक्स कंडीशन में होंगी, ठीक, तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन और डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्स वाली कंडीशन। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज मच लोअर। ठीक, जब एक पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल पूरा होता है, तो मैंने आपको बताया था हार्ट वाले में कि जो एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है वो एक समय ऐसा आता है जब रिलैक्स होते हैं। जब एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो ब्लड अब आर्टरीज को नहीं भेजेंगे। और कितनी देर के लिए होता है? केवल 0.1 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा होगा, केवल 0.1 सेकेंड के लिए ये प्रोसेस होती है जब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। इट मीन्स क्या है, आर्टरीज को भी वो अब ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा इसके रिजल्ट में कि आर्टरीज भी उस समय पर रिलैक्स होंगी। ठीक, तो जिस समय पर आर्टरीज रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, जो इनका डायामीटर है वो थोड़ा सा स्प्रेड होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब वो सिकुड़ नहीं रही, उनकी वॉल सिकुड़ नहीं रही है। ठीक है, तो डायस्टोल हो रहा है, तो आर्टरीज जब रिलैक्स होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये भी नॉर्मल इंडिविजुअल में एक अलग वैल्यू रखता है। जैसे सिस्टोलिक 120 mmHg था, तो इसी तरह से नॉर्मल इंडिविजुअल में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, मतलब जब आर्टरीज रिलैक्स कंडीशन में है, तो ये कितना होगा? 80 mmHg। ठीक है, कितना होगा? 80 mmHg। और इसके ऊपर प्रेशर कितना लिखता है? 11 किलो पास्कल का। ये जो आपको ऊपर भी मैंने बताया नहीं, 16 किलो पास्कल का प्रेशर लगता है जब आर्टरीज सिस्टोल होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और डायस्टोल में जब रिलैक्स आती हैं। तो ये देखिए, जो पास्कल का ये जो प्रेशर बन रहा था, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो ये देखिए प्रेशर कम हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 11 किलो पास्कल। ठीक, तो इस तरह से प्रेशर का जो डिक्रीजमेंट होता है, और ये डिक्रीजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टरीज 1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए रिलैक्स कंडीशन में जा रही हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं ब्लड प्रेशर मेज़र कराने के लिए, तो वो ये ही 2 यूनिट बताते हैं। और अगर 120 और ये जो 80 की जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें अगर कोई भी वेरिएंट आता है तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या आपका बीपी कम है।
ठीक है। तो इसी स्टैंडर्ड वैल्यू के बिहाफ पे ही अगर यूनिट बढ़ती है, अगर ये डिजिट बढ़ती है तो बोलते हैं बीपी बढ़ा हुआ है, अगर कम होती है तो बोलते हैं बीपी कम है। ओके, अब जानते हैं ये ब्लड प्रेशर तो आपने जान लिया, अब जानते हैं ये पल्स प्रेशर क्या होता है। सो पल्स प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये भी एक तरह का बीपी ही होता है, ये भी एक तरह का प्रेशर ही होता है। इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक, तो पल्स आपने देखा होगा कि रिस्ट के पास से नापते हैं, ठीक है, या फिंगर्स में, अब तो ऑक्सीमीटर आ गए हैं तो वो क्या बताते हैं, जो फिंगर में लगा देते हैं तो उससे भी पल्स नोट की जा सकती है। ठीक है, तो बीपी इस मेज़र विद द स्फिग्नोमैनोमीटर, जो बीपी मेज़र करने के लिए एक एपरेटस यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, और पल्स प्रेशर हम ऐसे रिस्ट के पास से या पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है जिसको कोई भी टेंशन नहीं है तो उसका बीपी कितना होगा, नॉर्मल बीपी जिसे हम कंसीडर करेंगे 120/80 mmHg। ये जो mmHg है तो ये जो एपरेटस है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसमें पारा को दर्शाता है। Hg जो होता है ये किसके लिए होता है, मर्क्यूरी के लिए, और ये स्फिग्मोमैनोमीटर में हम मर्क्यूरी का ही यूज़ करते हैं स्केल करने के लिए। जो उसका स्केल होता है उसमें मर्क्यूरी भरा होता है। क्यों, क्योंकि इसका ग्रेविटी स्केल मर्क्यूरी का कम होता है, इस वजह से हम मर्क्यूरी ही यूज़ करते हैं। कई बार आप लोग के दिमाग में भी आता होगा कि हम स्फिग्मोमैनोमीटर में आपने देखा होगा जो सिल्वर कलर का एक फ्लूइड टाइप का भरा रहता है, वो एक्चुअली फ्लूइड नहीं होता है, वो मर्क्यूरी होता है। अब आप ये सोचें अगर कि इसकी जगह पर वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं या कोई और लिक्विड क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो सभी लिक्विड के कंपैरिजन में जो मर्क्यूरी का जो ग्रेविटी स्केल होता है तो ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस वजह से हम स्फिग्मोमैनोमीटर पे ये मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं। और ये जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं डिजिट के बाद 120/Hg 80 के बाद जो mmHg लिखा है, तो ये क्या चीज़ है, मर्क्यूरी कितना ट्रैवल किया, कितने mm ट्रेवल किया, और Hg है तो Hg किसको प्रदर्शित कर रहा है, मर्क्यूरी को। ठीक है, अब जान लेते हैं कि बीपी में दिक्कत कैसे आती है। ठीक, तो बीपी में जैसे डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना कि हाइपरटेंशन है, तो ये जो 120/80 mmHg का स्केल है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की होनी चाहिए बीपी की रेंज, अगर उसमें करीब करीब 20 का अंतर आता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसमें भी कई सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस 1, स्टेजेस 2। तो अगर 120 से, ये देखिए नीचे हाइपरटेंशन की एक यूनिट लिखी हुई है 140/90, मतलब इसमें जो डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है दोनों प्रेशर देखिए यूनिट बढ़ी हुई हैं। ठीक है, 120 से बढ़कर 140 दिखा रहा है और 80 से बढ़कर 90। ठीक है, और दूसरी क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होना, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। तो हाइपोटेंशन में क्या हो रहा है, इसमें देखिए वही यूनिट घट गई है, जो 120 वाली स्टैंडर्ड यूनिट थी वो कितनी आ गई है, 90, और 80 जो डायस्टोलिक वाले प्रेशर था वो कितना घट के हो गया है, 60। तो अब कितनी यूनिट बन गई है, 90/60 mmHg। तो इस कंडीशन में डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि आपका बीपी घटा हुआ है। अच्छा, ये जो हाइपरटेंशन होती है तो इसके सिम्टम भी कुछ होते हैं। जब बीपी बढ़ता है, जब हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है, तो आप लोग अच्छे समझते होंगे जब टेंशन होती है तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेटिंग होना, काफ़ी पसीना आता है, घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, और ये कई सारी मतलब बॉडी में सिम्टम इस तरह के देखने को मिलते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा लगती है। और इसी के अपोजिट में क्या होता है, जब बीपी कम हो जाता है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये घट जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो उसमें क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। ठीक है, और गला बिल्कुल सूख जाता है, पसीने, उस कंडीशन में भी पसीने आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोटेंशन। और स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशन होती है इसमें पेशेंट को पता लग सकता है कि हाँ उसको टेंशन है, बट हाइपोटेंशन की कंडीशन जिनको भी ये बीमारी होती है हाइपोटेंशन की, उनको काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि
कब ये बीपी घट जाता है अचानक से और वो बैठे बैठे चक्कर खा सकते हैं, और इवन कई बार तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें बीपी कम होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये इस वजह से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि इसमें पेशेंट को पता नहीं लग पाता है कि उसका बीपी कम हो गया है। कभी कभी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है 60-70, तो इस जगह पर क्या होता है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो बीपी कम होने वाली जो जिनके साथ समस्या होती है उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जबकि हाइपरटेंशन में जो पेशेंट होता है उसको चक्कर नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करा सकता है किसी शांत जगह पर बैठकर, या नमक चीनी का घोल पी सकता है जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करेंगे। तो इस तरह से वो अपने बीपी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये बीपी क्या होता है और ये सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में हमने जाना, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल बीपी के बारे में भी जान लिया, हाइपरटेंशन की कंडीशंस क्या होती हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, और हाइपोटेंशन क्या होता है और उसके सिम्टम क्या होते हैं, और ये बीपी किस मीटर से नापा जाता है, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी जाना। और ये नॉर्मल रेंज इतनी ही क्यों होती है और इसके साथ जो यूनिट लगी है mmHg, ये mmHg का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जानी। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू।